हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के आज के सेशन के साथ आ गए हैं हम। संडे है लेकिन संडे को फंडे नहीं बनाना है, पूरी तरीके से थोड़ी पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है। जो भी आज द हिंदू में इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है, एडिटोरियल्स आए हुए हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद का पूरा दिन आपके लिए पड़ा हुआ है, आप जैसे चाहे उसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आज हेडलाइन देख लेते हैं, उसके बाद में हम अपनी चर्चा को किस दिशा में आगे बढ़ाना है इसके ऊपर बात करेंगे। काफ़ी अच्छे जो है आज एडिटोरियल्स हैं, दो तीन। एक तो इजराइल और पैलेस्टीन के ऊपर में बहुत लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आज जो एडिटोरियल है उसमें बिल्कुल हिस्ट्री बताई गई है, ब्रीफ बताई गई है 1946 से लेकर के अब तक इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो भी वो लैंड को लेकर के, ज़मीन को लेकर के क्या चीज़ें हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में। साथ के साथ और भी बहुत सारे आर्टिकल्स है, छोटे बड़े न्यूज़ है, उसको हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं आज। तो बिना वक्त गवाए चलिए सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं, उसके बाद आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले न्यूज़ क्या है, विथ नो इमीडिएट रिलीफ केजरीवाल टू सरेंडर टुडे। केजरीवाल जी को, जैसे कि हमने बात की थी कि 1 जून के तक के लिए क्या हुआ था, इंटरिम बेल मिली हुई थी और वो डेट जो है ख़त्म हो रही है। इन्होंने फिर से हेल्थ इश्यूज़ बता करके और बहुत सारे और भी चीज़ें बता करके इंटरिम बेल की मांग की थी, लेकिन फ़िलहाल अभी उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है। कोर्ट ने बोला है 5 जून तक के लिए ऑर्डर उन्होंने अपने पास सेव रख लिया है। 5 जून को इस पर बात की जाएगी कि केजरीवाल का जो इंटरिम बेल है वो आगे एक्सटेंड होता है या नहीं होता है। फ़िलहाल तो उन्हें तिहाड़ जेल वापस जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़ क्या है, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ फॉर्म 20 विलेज पैनल टू प्रोटेक्ट मैंग्रोव कवर। तो यहाँ पर बहुत ही यूनिक तरीके का एक तमिलनाडु से एग्जाम्पल निकल के आ रहा है, जहाँ पर 20 ऐसे गांव हैं तमिलनाडु के जहाँ पर मैंग्रोव जो होता है, जिसको अनूप वन हिंदी में बोला जाता है, दलदली क्षेत्रों में और समुद्री क्षेत्रों के आसपास में पाए जाते हैं। बेसिकली एनवायरनमेंट के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं वो। तो उनको क्या है, प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण करने के लिए क्या किया जा रहा है, तमिलनाडु के 20 गाँव में एक पैनल बनने जा रहा है जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट को क्या करेगा, एक तरीके से सिक्योर करके रखेगा। और वो अगर नष्ट हो रहे हैं टेम्परेचर या क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उन सारी चीज़ों को मिटिगेट करने का काम करेगा। तो काफ़ी डिटेल में इन सारी चीज़ों को देखेंगे और क्यों तमिलनाडु ने ये स्टेप लिया है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, फाइनल फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन रिकॉर्ड 62% वोटर टर्न आउट। तो कल जो है 7th फेज का इलेक्शन जो है हमारे यहाँ पे लोकसभा का, वो कंप्लीट हुआ। 62% की वोटिंग हुई ओवरऑल देखा जाए तो, और अभी रिजल्ट 4 जून को आने ही वाला है। यहाँ पर कुछ स्टेट्स के बारे में बात की गई है कि कई स्टेट्स में भी ऑन एन एवरेज तो 60% ही रहा, लेकिन यूपी बिहार जैसे राज्य हैं वहाँ पर 60% से भी नीचे का जो है वोटिंग परसेंटेज देखा गया है। तो कहीं ना कहीं लोग, एक तो गर्मी की वजह से इतना ज़्यादा हीट वेव वगैरह की जो केसेस आ रहे थे, उस वजह से भी लोग बाहर निकलने से डरते थे और वोटिंग कम पड़ी है। साथ के साथ में लोगों के अंदर एक तरीके से ऐसा लगता है कि अब एक वो न्यूट्रल वाला स्टेट आ गया है जहाँ पर उनको मालूम है कि एक पार्टी जो है वो जीतने ही वाली है। तो फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंडसेट बन जाता है कि हम वोट देने जाए ही क्यों जब हमें मालूम है कि जीतने कौन वाला है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इस बार जो इलेक्शन है वो काफ़ी बहुत अच्छा भी नहीं रहा है, बहुत बुरा भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल पे इस बार वोटिंग हुई है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, एंश्योर अग्निवीर रिसीव सेम बेनिफिट्स एज एनी सोल्जर। जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने प्रेसिडेंट हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो अग्निवीर हैं उनको भी, जो नॉर्मल हमारे आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं उनकी ही तरह क्या किया जाए, जो भी उनको सुविधाएं वगैरह दी जाती हैं वो प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, और मुद्दा क्यों निकल के आया है इसको देखेंगे हम पूरी न्यूज़। एक जो अग्निवीर हैं, अभी 23 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई है रिसेंटली जम्मू कश्मीर में, उसकी वजह से ये राहुल गांधी जी ने इस तरीके का लेटर जो है वो द्रौपदी मुर्मू को लिखा है। और कांग्रेस ने तो इस बार अपने मैनिफेस्टो में शामिल भी किया है कि अगर वो पार्टी में इस बार सत्ता में आते हैं तो वो क्या करेंगे, अग्निवीर जो ये पूरा कानून था उसको क्या कर देंगे, वो रिपील कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, जस्टिस हिमा कोहली हेड्स जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट पैनल। तो यहाँ पर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहाँ पर कई सारे मामले ऐसे आते हैं वुमेन्स के खिलाफ में, जो हैरेसमेंट के, क्योंकि हमने 2019 में जब मीटू कैंपेन चल रहा था तो उस समय जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई जी, उनके ऊपर भी इस तरीके के हैरेसमेंट के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक तरीके से एलिगेशंस लगे थे। तब से लेकर के क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ पर पैनल वगैरह बनाता है। तो फिलहाल उस पैनल की हेड जो है वो जस्टिस हिमा कोहली को बनाया गया है। तो क्या न्यूज़ है, क्यों बनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ से फैक्चुअली, और स्टेट पीसीएस के हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगली न्यूज़ क्या है,
अगली न्यूज़ है पावर सप्लाई मॉडल टू हेल्प फार्मर्स मूटेड। तो यहाँ पर जो अभी गर्मियों का समय चल रहा है, इस समय में ऑलरेडी पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे ऊपर बर्डन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर बात की जाए फार्मर्स की, तो वहाँ पर सिंचाई वगैरह करने के लिए उनको और पंप वगैरह जो वो लगाते हैं उसके लिए भी उनको जो बहुत ज़्यादा बिजली वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कंसर्न को किस तरीके से ठीक करना है, किस तरीके से कम करना है और पावर सप्लाई वहाँ तक पहुँचे, किसानों तक अच्छे से पहुँचे, उसको लेकर के ये बात की जा रही है। तो इसको देखेंगे क्या पूरी न्यूज़ है और कौन सा मॉडल ये सेट हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट संस्कृत स्कॉलर टाई अप टू डेसिपर ऋग्वेदा टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक न्यूज़ निकल के आई है, जहाँ पर ऋग्वेद का जो एरा था, यानी कि वो जो वैदिक एरा था जहाँ पर बहुत सारे वेद लिखे गए, साथ के साथ में जो हड़प्पा पूरा हमारी एक सिविलाइजेशन आई, हड़प्पा सभ्यता जिसको बोला जाता है, तो इन दो सभ्यताओं के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में ये जो न्यूज़ है वो बात करती है। कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर ये लगता है कि जो वैदिक एज था उसी से आगे बढ़ करके एक स्टेप आगे निकल करके जो हड़प्पा वगैरह की चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या पूरी न्यूज़ है और काफ़ी अच्छे से बताया गया है। आपका हिस्ट्री भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट जगहें थी, जैसे कि सूतका गेंडोर हो गया, कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, ये भी यहाँ पर आज क्या होने वाला है, आपका इस न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू रिवाइज होने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे काफ़ी अच्छे से। आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ में अगर बात की जाए एंशियंट हिस्ट्री की, तो उस लिहाज से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, इज़ अ फ्यूचर पैलेस्टीन स्टेट पॉसिबल। तो यहाँ पर एक एडिटोरियल आया है आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा एक एडिटोरियल है, जिसमें इज़राइल और पैलेस्टीन के जो संबंध हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। साथ के साथ में क्या फ्यूचर में पैलेस्टीन को एक अलग राज्य का दर्जा, एक अलग कंट्री का दर्जा मिल सकता है, इसके ऊपर में बात की गई है। जो भी इनकी जिस एडिटोरियल जो है उसमें पूरी हिस्ट्री ब्रीफ में बताई गई है, बहुत पीछे जा कर के कि कहाँ से ये पूरा मुद्दा ओरिजिनेट हुआ है। तो आज जो है इज़राइल और पैलेस्टीन के ऊपर जितना भी आपका कन्फ्यूज़न है वो सब कुछ दूर हो जाएगा, और क्यों ये मुद्दा हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैप के थ्रू भी हम इस टॉपिक को देखेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, श्रीलंका अरेस्ट एलिग्ड हैंडलर ऑफ IS सस्पेक्ट हेल्ड इन इंडिया। तो यहाँ अभी इंडिया अहमदाबाद में जो है श्रीलंकन 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिनके लिंकेज जो हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप है IS इस्लामिक स्टेट जो कि बैन है अभी, उसके साथ संबंध ऐसे मिलते हैं, ऐसा पाया गया है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इंडिया की जो ट्रूप्स है उन्होंने पकड़ा है अहमदाबाद से श्रीलंकन ये 4 लोग हैं। तो अभी इंडिया रिलेशन, श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन के बीच में फिर इससे बहुत सारे मुद्दे निकल के आएंगे, उसको देखेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, व्हाट ग्रेड ऑफ कोल डज इंडिया प्रोड्यूस। तो हमने कल बात की थी कि इंडिया जो है वो मंगोलिया की तरफ देख रहा है कोकिंग कोल को लेकर के। तो यहाँ पर एक छोटा सा एडिटोरियल आया है जिसमें बात की गई है कि अभी इंडिया में कोल यानी कि कोयले को लेकर के क्या चीज़ें, क्या कमियां हैं और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, इसके बारे में ये जो छोटा सा एक एडिटोरियल है वो बात करता है। साथ के साथ में इसमें कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल के बारे में बताया गया है। तो एक आपका फैक्चुअल चीज़ भी तैयार हो जाएगा, कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे इसको। अगली न्यूज़ क्या है, रामपोसा फेसेस लिटमस टेस्ट एज ANC लॉस मेजॉरिटी इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के ये जो एक तरीके से पॉलिटिकल लीडर है रामपोसा, उनके अभी मेजॉरिटी चली गई है, ये वापस से फिर से अब क्या करेंगे, इलेक्शन होगा वहाँ पे और फिर ये कोशिश करेंगे कि ये रीइलेक्ट होकर के आए। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली ये साउथ अफ्रीका से है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कोई भी जो कंट्री होती है वहाँ से अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है या फिर सत्ता से हटा दिया जाता है, तो इस तरीके के रिसेंट में जो न्यूज़ चलती होती है तो वहाँ से आपके PCS में या फिर वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको देखेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, सिटीज़ वार्मिंग ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो अभी हमने कुछ दिनों से देखा कि IMD जो है वो तरह तरह के एक तरीके से टेम्परेचर को लेकर के डाटा जारी कर रही है। दिल्ली का जो टेम्परेचर है काफ़ी बहुत ज़्यादा ही हमने रिकॉर्ड किया था 2-3 दिन पहले, जहाँ पर 52.3 जो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला गया था। कल हमने नागपुर की बात की थी कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, लेकिन ये फॉल्स टेम्परेचर था जो कि IMD के AWS सिस्टम में कमियों की वजह से आया था फिलहाल। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सिटीज़ वार्मिंग को लेकर के।
और यहाँ पर बात की जा रही है अर्बनाइजेशन की वजह से किस तरीके से ये जो वार्मिंग है, ये गर्माहट या एक तरीके से क्लाइमेट चेंज, इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर हम कंपेयर करें जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं हमारी, जहाँ पे मेट्रो वगैरह है, अगर उनके कंपैरिजन में हम थोड़े से नॉर्मल जो सिटीज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है अर्बनाइजेशन की वजह से हीट जनरेशन ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो आपके मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर। तो क्या न्यूज़ है उसके बारे में देखेंगे, क्या कारण है इसके बारे में भी देखेंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आज का जो पूरा सेशन है वो रहने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं आज की पूरी चर्चा को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हमारी न्यूज़ के साथ में बात की जा रही है विथ नो इमीडिएट रिलीफ केजरीवाल टू सरेंडर टुडे। तो यहाँ पर आज जो है 1 जून तक के लिए इनको इंटरिम बेल मिली हुई थी और आज जो ये डेट ख़त्म होने जा रही है, केजरीवाल ने फिर से क्या किया, एक तरीके से मामला डाला कोर्ट के अंदर और बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, मेरा 7 किलो वज़न कम हो गया है, हो सकता है कि कैंसर के ये साइन हो वगैरह वगैरह, मतलब हेल्थ इश्यूज़ वगैरह दिखाने की कोशिश करके इन्होंने इंटरिम बेल लेनी चाहिए थी। लेकिन फ़िलहाल आज तो इनको इंटरिम बेल नहीं मिली है। 5 जून के लिए मामला क्या है रख लिया गया है संरक्षित करके, मतलब कि सिक्योर करके 5 जून को पता चलेगा कि इनको हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से इंटरिम बेल मिलती है या फिर नहीं मिलती है। बात यह भी है कि अभी तक इनके ऊपर कोई भी एलिगेशंस जो है वो प्रूफ नहीं हो पाए हैं, तो हो सकता है कि उनको फिर से इंटरिम बेल मिल ही जाए। लेकिन अभी देखते हैं 5 जून के बाद सारी चीज़ें डिसाइड हो पाएंगी कि क्या पूरा होने वाला है आगे का इनका मामला। यहाँ से अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो स्टार्ट हो रहा है। ये पूरा जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। बात किसके बारे में की जा रही है, मैंग्रोव के बारे में बात की जा रही है। मैंग्रोव जिसको अनूप वन बोला जाता है हिंदी में, और ये दलदली क्षेत्रों में स्पेशली साथ के साथ में जो समुद्री एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत जड़ के पेड़ होते हैं, मतलब इनकी जड़ें देखिए इस तरीके से, अगर पिक्चर में दिख रही हो तो ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं और इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। इतनी मजबूत होती हैं कि ये साइक्लोन वगैरह भी आए तो जल्दी से क्या होती हैं, नष्ट नहीं होती हैं, ख़त्म नहीं होती है। इस तरीके का इनका पूरा एक तरीके से पूरा इकोसिस्टम होता है। और ये मैंग्रोव जो होती हैं वो एनवायरनमेंट को एक क्लीन रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, यूज़फुल होती हैं। तो इनके संरक्षण को लेकर के अभी तमिलनाडु जो है वो बात कर रहा है। लेकिन तमिलनाडु ही क्यों बात कर रहा है, तो अभी एक रिपोर्ट आई है किसकी, IUCN, जो क्या काम करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति को संरक्षण करने के लिए ये पूरा यूनियन बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, IUCN जिसको बोला जाता है। हम जब भी स्पीसीज़ वगैरह के बारे में बात करते हैं तो हम IUCN स्टेटस देखते हैं कि उस IUCN के अंदर में कहाँ पर रेड लिस्ट में कौन सा जानवर है, किस जगह पे आता है, इंजेंडर्ड है या फिर वनरेबल है, इस तरीके से। इससे क्या पता चलता है कि IUCN जो है इन सारे जानवरों को लेकर के या स्पीसीज़ को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के कितना जागरूक है और वो उनको संरक्षित करने की, संरक्षण देने की बात करता है। तो अभी IUCN की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि बेसिकली जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया, साथ के साथ में साउथ एशिया में भी स्पेसिफिकली तमिलनाडु वाला एरिया इंडिया में, और जो श्रीलंका का एरिया है, साथ के साथ में हमारे यहाँ जो मालदीव वाला, जो श्रीलंका का एरिया हुआ और लक्षद्वीप और मालदीव वगैरह वाला एरिया जो हुआ, मतलब बेसिकली इंडिया के अंदर तमिलनाडु और श्रीलंका, साथ के साथ में मालदीव, तो ये सारे जो साउथ एशिया वाले जो रीजन हैं यहाँ पर मैंग्रोव बहुत तेज़ी से घट रहे हैं। इसको लेकर के एक स्टडी, एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए जो एक ग्लोबल असेसमेंट हुआ मैंग्रोव को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पर बताया गया कि ये जो मैंग्रोव है इन सारे एरिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले गए हैं। जैसा मैंने बताया कि IUCN में हम स्पीसीज़ के बारे में भी देखते हैं कि वो कौन सी लिस्ट में है, वनरेबल है या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या फिर सिर्फ इंडेंजर्ड हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर केवल और केवल जानवरों के बारे में IUCN नहीं बताता है, जो पेड़ पौधों की प्रजातियाँ होती हैं उनके बारे में भी बताता है कि उनकी कंडीशन अब किस तरीके की हो रही है, ख़त्म हो रहे हैं या फिर वो ठीक ठाक मात्रा में अवेलेबल हैं। तो वही बात हो रही है यहाँ पर कि IUCN जो अपनी रिपोर्ट लेकर के आया है उसमें उन्होंने बताया है कि जो मैंग्रोव है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रहा है, मतलब कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है और इसको बहुत ज़्यादा संरक्षण देने की ज़रूरत है, ठीक है। और स्पेशली कौन से एरियाज़ में हो रहा है, इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया का जो एरिया है वहाँ पर ये पूरा तमिलनाडु वाला एरिया जो है वहाँ पर, साथ के साथ में यहाँ आपको श्रीलंका
श्रीलंका दिखाई देगा, तो श्रीलंका और मालदीव वगैरह का जो एरिया है, आइसलैंड एरियाज़ जो हैं, वहाँ पर मैंग्रोव बहुत तेज़ी से घट रहे हैं। इसके बारे में ये रिपोर्ट बात करती है। अब इसको ध्यान में रखते हुए जो तमिलनाडु है उसने अपने यहाँ पे क्या किया है, 20 विलेज को क्या है, 20 विलेजेस में मैंग्रोव कमेटी बनाने का डिसाइड किया है। ये मैंग्रोव कमेटी क्या होंगे, गाँव के लेवल पर अगर कमेटी बनेगी तो जनरली तमिलनाडु में जितने भी गाँव हैं कोस्टल एरिया के आसपास जो बसे हुए हैं वहाँ पर ही ये मैंग्रोव सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वहाँ पर अगर ऐसे गांव के लेवल पे ही अगर कमेटीज़ या पैनल बना दिया जाएगा और स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे लोगों को ये अथॉरिटी दे दी जाएगी कि वो अपने हिसाब से इनको संरक्षित करने के लिए नियम कानून बनाएं, उसको रेगुलेट करें, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से संरक्षण हो पाएगा। एक बात बोली जाती है ना बॉटम अप अप्रोच की, बॉटम अप अप्रोच का मतलब ही यही होता है कि ग्रास रूट लेवल से जो है वो सारी चीज़ें शुरू हों तो फिर वो अच्छा प्रोग्रेस करती हैं, बजाय इसके कि टॉप टू बॉटम अप्रोच के। टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि जो राजीव गांधी जी बोलते थे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो 1 रुपया अगर देती है तो ब्यूरोक्रेट्स उसको बीच में ही खा जाते हैं और जनता के पास में जो एक तरीके से मार्जिनलाइज सेक्टर में आते हैं वहाँ पर केवल 20 पैसे ही पहुँच पाते हैं। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच से ज़्यादा अच्छा होता है बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के 20 विलेजेस में मैंग्रोव कमेटी बनने जा रही है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एक तो यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट में अगर क्वेश्चन बने आपसे तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिहाज से, वहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कौन सा स्टेट है जो इस तरीके का कदम उठाने जा रहा है एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए और मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए। तो तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जहाँ पर 20 गाँव में इस तरीके की कमेटी बन रही है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर बात की गई, क्या बात है, क्या मुद्दा है, वो समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ये मई 2022 को ही अभी रिसेंटली IUCN की ये मीटिंग हुई है जहाँ पर 36 जियोग्राफिकल एरियाज़ बताए गए हैं और उसमें ट्रॉपिकल एरिया भी आते हैं, सब ट्रॉपिकल एरियाज़ भी आते हैं, वार्म एरियाज़ भी आते हैं। और इन 36 जो जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर बताया गया है कि जो मैंग्रोव है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से घट रहे हैं, जिसमें कौन कौन से एरियाज़ आते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं पूरे विश्व के, साउथ इंडिया का एरिया आता है, श्रीलंका का एरिया आता है, मालदीव, साथ के साथ में जो नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक वाला एरिया है, अटलांटिक ओशन के नॉर्थ वेस्ट साइड में जितने भी एरियाज़ है वहाँ पर क्या हो रहा है, मैंग्रोव बहुत तेज़ी से घट रहा है। अब क्यों घट रहा है, ये तो सीधी सीधी बात है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। दूसरी बात यह है कि जब सी का सरफेस लेवल बढ़ता है तो भी मैंग्रोव का क्या होता है, एक तरीके से थ्रेट क्रिएट होता है। बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं, जो भी साइक्लोन में ये बहुत मजबूत जड़ के होते हैं, टिके रहते हैं, लेकिन बहुत तेज़ अगर साइक्लोन आ रहा है, जैसे कि हमने बात की हुई है सीवियर कैटेगरी का आ गया, जहाँ पर स्पीड जो है वो 135 किलोमीटर से भी ऊपर चली गई, तो फिर इस तरीके के जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हैवी साइक्लोन वगैरह आते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैंग्रोव को एक तरीके से लॉस होता है। तो इस वजह से वो कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और अगर ये इतना कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि क्लाइमेट के ऊपर में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ के साथ इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की गई है कि अगर इंडिया में जो है हर 2 साल में क्या होता है, फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आती है, ठीक है, 2-3 साल में, जो रिसेंट का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो कौन सा है, 2021 का, उसके पहले 2019 में ही आया था। तो हर 3 साल के अंदर अंदर इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, जहाँ पर बात की जाती है कि इंडिया में जो वन है वो कितने बढ़े कितने घटे, कौन से एरिया में, स्टेट वाइज भी बताया जाता है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी बताया जाता है, साथ के साथ डेंसिटी के हिसाब से भी बताया जाता है कि किस एरिया में कितने ज़्यादा पेड़ हैं या फिर कितने कम हो रहे हैं पेड़। तो उसकी बात करें अगर, और हमारे यहाँ का जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसको ISFR बोला जाता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो 2021 का जो ये रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया में जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि घटा है। पहले जो है वो 23 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था मैंग्रोव पूरे इंडिया में, और ये 2021 तक आते आते 45 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में ही घट रहा है मैंग्रोव, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो तमिलनाडु वाले एरिया में अभी कमी देखी जा रही है। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आपके मैंग्रोव इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ से फैक्चुअल डाटा बनता है। एक तो आपका सुंदरवन वाला एरिया जो है वहाँ पर, साथ के साथ में जो आपका मैप के थ्रू हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपका जितना भी कोस्टल एरिया होता है, तो यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन वाला एरिया है वहाँ पर आपको बहुत मैंग्रोव दिखाई देंगे, सुंदरवन
ठीक है। इस साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको ये जो गुजरात वाला एरिया दिखाई देता है, यहाँ पर आपका जो कच्छ का रन है, खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा मैंग्रोव दिखाई देगा। साथ के साथ में अभी हमने बात की तमिलनाडु को लेकर के, तो ये आपका केरला हो गया, ये जो पूरा एरिया है वेस्टर्न घाट में, ये आपका पूरा तमिलनाडु वाला एरिया है। तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु का भी जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर भी मैंग्रोव काफ़ी पाए जाते हैं। लेकिन पूरे इंडिया में बात करें तो तमिलनाडु में मैंग्रोव बहुत तेज़ी से घट रहे हैं। इसको लेकर के ये IUCN की रिपोर्ट आई है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। साथ के साथ फैक्चुअल डाटा भी हमने ले लिया कि भाई तमिलनाडु 20 गाँव में अपना पैनल क्या करने जा रहा है, इस्टेब्लिश करने जा रहा है। साथ के साथ ISFR की रिपोर्ट भी हमने देखी कि तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो ऑल ओवर इंडिया में मैंग्रोव वन बढ़ रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में स्थिति थोड़ी सी खराब हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर जो है इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है कि फाइनल फेज़ ऑफ लोकसभा इलेक्शन रिकॉर्ड 62% वोट टर्न आउट। तो पहली बात तो ये लगभग बहुत 2 महीने तक ये पूरा चला, 1.5-2 महीने तक ये पूरा इलेक्शन चला। इलेक्शन जो होता है डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है। आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को सारी अथॉरिटी मिली हुई है कि वो चुनाव कैसे कंडक्ट करा रहा है, उसको किस तरीके से रेगुलेट कर रहा है, इसको देखा जाए। इंडिया पॉपुलेशन वाइज चाइना को भी बीट कर चुका है, इसलिए डेमोक्रेसी के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट पोलिंग ये पूरा फेस्टिवल जो था अब इंडिया में चल रहा था। यहाँ पर बात की जा रही है कल के चुनाव के बारे में कि 7th राउंड में 7 राउंड्स में ये पूरा इलेक्शन हुआ और कल जो है वो जाकर के समाप्त हुआ। अब 4 जून को इसके रिज़ल्ट आने वाले हैं। और यहाँ पर बात की गई है कि लेकिन अगर हम देखें बाकी सालों की तुलना करें, बाकी सालों से अगर 2019 से के बाद से तुलना करें तो इस साल जो है वोटिंग में थोड़ा सा एक तरीके से कमी देखी गई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कमी देखी गई है। और कई जगह पे ऐसा, जैसे कि वेस्ट बंगाल में कल हमने बात की थी कि वेस्ट बंगाल में लगभग इस बार इलेक्शन कमीशन ने 95,000 जो रैलियाँ करने का क्या किया था, एक तरीके से परमिशन दिया था, या 95,000 रैलियाँ अकेले वेस्ट बंगाल में हुई हैं। तो उसका एक तरीके से फ़ायदा भी दिखा है। ये जो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा रैलियाँ होती हैं तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ही उसमें खर्च होते हैं, बट वो पॉलिटिकल पार्टी अपना खर्च करती है। बेसिकली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट वोटिंग जो निकल के आया है वो वेस्ट बंगाल में ही निकल के आया है 73.56% का। उसके बाद आप बाकी सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर देखेंगे तो लोवेस्ट मिलेगा आपको। सबसे कम जो वोटिंग है वो बिहार में निकल के आई है 51.92। उसके बाद सेकंड लिस्ट में आपका आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी 59 के अकॉर्डिंग है। और साथ के साथ में बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा हुआ, पंजाब, चंडीगढ़, ये सारे जो हैं वो अबाउट 60 ही हैं। बाकी यूपी बिहार में बहुत कम इलेक्शन हुए हैं। बेसिकली ये भी रहता है कि वहाँ पर मुद्दा बहुत ज़्यादा ग्रोथ और इसके ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर में नहीं है। यूपी बिहार की जनता अभी भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से जाति वाले मुद्दे पर इलेक्शन में जाती है। और दूसरी बात यह कि हीट वेव की वजह से इस बार ऑलरेडी बहुत कम वोटिंग पड़ी है। तो इस तरीके से बात की जाती है। जब हम बात करते हैं कि क्यों साउथ इंडियन स्टेट्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और क्यों नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स जो हैं वो अभी अंडर डेवलपमेंट में चल रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं रीज़न यही है कि लोगों को क्या चाहिए वो पता ही नहीं है। हेल्थ चाहिए, एजुकेशन अच्छी चाहिए, उनके क्या गोल्स हैं वो पता नहीं है, क्या डिमांड करनी है उनको अपने नेताओं से ये पता नहीं है। और इस अवेयरनेस की कमी की वजह से, या कह लीजिए कि शिक्षा की कमी की वजह से इस तरीके के रिज़ल्ट निकल के आते हैं, जहाँ पर जो कम पढ़े लिखे स्टेट्स हैं वहाँ पर वोटिंग कम हो रही है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे स्टेट्स हैं वहाँ पर वोटिंग ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ से आप डाटा वाइज देख सकते हैं सारी चीज़ों को। और बहुत ज़्यादा यहाँ तो इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। इलेक्शन को हमने हर एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर में हमने बहुत बार बात की है, तो अब फिर से वो रिपीटेशन नहीं करेंगे। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात की जा रही है एंश्योर अग्निवीर्स रिसीव सेम बेनिफिट्स एज एनी सोल्जर्स, राहुल राइट्स टू प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर बात की जा रही है, राहुल गांधी जी ने अभी द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उनको, राष्ट्रपति जो है हमारी, उनको लेटर लिखा है और बोला है कि जो अग्निवीर हैं उनको भी बाकी जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं उनके ही जैसे अलाउंसेस या फिर जो भी सुविधाएं होती हैं स्पेशली आफ्टर डेथ वो मिलनी चाहिए। मुद्दा क्यों निकल के आया कि अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में एक हादसा हुआ और उसमें
23 ईयर्स के अजय नाम के एक अग्निवीर का क्या हो गया, डेथ हो गया। तो उसको लेकर के ये पूरा मुद्दा उठा बहुत ज़्यादा। फिर राहुल गांधी उस बच्चे के घर गए थे, तो वहाँ पर पता चला कि उसकी 6 बहनें हैं, सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं, लेबर है, मतलब कि दिहाड़ी मजदूर करके अपना जीवन चला रहे हैं। वहाँ से ये बच्चा निकल करके अग्निवीर बनने के लिए गया था। उन्होंने जितने भी समय हुआ उसने देश के लिए अब सर्व किया, लेकिन अभी उस फैमिली की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जस्ट बिकॉज कि अग्निवीर जो हैं उनको नॉर्मल आर्मी ऑफिसर्स की तरह बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि इनको 4 साल के लिए ही रखा गया है, तो आगे आने वाले समय में उस फैमिली की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक तरीके से अपील या फिर रिक्वेस्ट जो है वो राहुल गांधी के द्वारा प्रेसिडेंट को की गई है। अभी हमने बात की थी कि अग्निवीर जो पूरा कानून है उसके ऊपर में जो सेना के तीनों मिनिस्टर्स, जो तीनों हमारी आर्मीज़ हैं, वहाँ पर जो उनके चीफ हैं जो CDS, तो उन्होंने, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि उन्होंने एक तरीके से फीडबैक मांगा है कि बताओ अग्निवीर जो है किस तरीके से अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है। तो अगर वाकई में ये फीडबैक इतना सीरियसली लेते हैं और वाकई में इस चीज़ को ठीक करने की बात अगर सोचते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके की ये जो इतनी कम एज में जब बच्चों को सेना में भर्ती किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सेना जो है वो जान की गारंटी तो देती नहीं है, कभी भी किसी भी इंसान की जान जा सकती है। 17 साल एज रखा गया है कि 17 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा इसमें भर्ती हो सकता है, और वो भी 4 साल 5 साल जो भी उनकी टेन्योर रहेगी। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। और सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखा जाए तो आर्मी सबसे थ्रेटन्ड है, वहाँ पर जान की कोई गारंटी नहीं होती है, और कोई एक फैमिली मेम्बर चला जाता है जिसके ऊपर में फैमिली डिपेंड करती है, तो फिर बाद में उस फैमिली की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो इन सारे जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी पॉलिसीज़ बन के आती है, उसमें सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। बात क्या की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जेंडर सेंसिटाइजेशन एक और इंटरनल कंप्लेंट के लिए पैनल बनने जा रहा है, और उसकी हेड कौन होने वाली हैं, जस्टिस हिमा कोहली जो हैं वो इनकी हेड होने वाली हैं। हिमा कोहली जी के साथ साथ इस कमेटी में एक और मेंबर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जस्टिस BV नागारत्ना। तो BV नागारत्ना नाम सुन के जो लोग थोड़ा लंबे समय से करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं उनको मालूम होगा कि जस्टिस BV नागारत्ना कौन है। ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस होने जा रही हैं। बाय 2047 आई थिंक वो बनेंगी, उसके पहले बन जाएंगी। और फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस जो है वो बनेंगी कौन, जस्टिस BV नागारत्ना। तो ये नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो अलग बात है कि इनका टेन्योर कुछ 3-4 महीने का ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा लंबा टेन्योर इनका नहीं रहने वाला है। लेकिन अभी तक इंडियन हिस्ट्री में कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट का, महिला कोई चीफ जस्टिस नहीं बनी है, और BV नागारत्ना जी जो है वो बनने वाली हैं। तो ये जो पैनल बन रहा है जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर में और इंटरनल कंप्लेंट के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट की, उसको हेड करने वाली हैं जस्टिस हिमा कोहली, और उनकी एक मेंबर हैं BV नागारत्ना। मुद्दा क्यों निकल के आया है, क्योंकि 2019 में जब मीटू कैंपेन बहुत ज़्यादा चल रहा था, जहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से, चाहे वो कोई भी था, चाहे वो एक्ट्रेस थी या फिर पॉलिटिशियंस थी, जितनी भी महिलाएं थी, कभी भी उनके साथ में कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ हो, किसी तरीके का अपराध हुआ हो, तो वो बहुत ही एक ओपन होके उन्होंने अपनी बात रखी थी। और इसी समय में 2019 में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, और रंजन गोगोई के ऊपर भी पूरा एलिगेशन लगा था। किसी जज जो महिला थी, कोर्ट की वकील थी, वो उन्होंने इनके ऊपर में एलिगेशंस लगाए थे। और उसके बाद से क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में काम करना शुरू किया कि हो सकता है कि कोर्ट के अंदर ऐसे और भी बहुत सारे मुद्दे हों जहाँ पर जो महिलाएं हैं वो डर के मारे कि जज हैं, बड़े पोस्ट पे हैं, क्या पता उनको काम मिले ना मिले, उनकी नौकरी चली जाए, तो इस डर के वजह से कई महिलाएं कोर्ट के रूम के अंदर भी ये सारी चीज़ें नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हों। उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर में ये जो पैनल बना है, और अब उसकी हेड जो है जस्टिस हिमा कोहली हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक तरीके से स्टेट पीसीएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात की जा रही है पावर सप्लाई मॉडल टू हेल्प फार्मर्स मूटेड। सबसे पहले तो ये एक पहल शुरू कहाँ पे किया जा रहा है, तो जयपुर जो है वहाँ पर ये पूरा जो मॉडल है वो शुरू किया जा रहा है। ठीक है,
एक तरीके से एग्जाम्पल है। पावर सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न है अभी हमारे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यूज़ जो है पावर का, बिजली का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर उसका प्रोडक्शन देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अभी भी कम है। और गर्मियों के दिनों में कूलर AC इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर चलती हैं कि और ज़्यादा पावर कंजप्शन होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बात की गई है जयपुर में कि एटलीस्ट किसान जो है, क्योंकि उनको सिंचाई वगैरह के लिए पंप वगैरह लगाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए बात की गई है कि एटलीस्ट राजस्थान के जो किसान हैं उनको पावर से रिलेटेड कोई भी कमी ना हो, कोई समस्या ना आए, सो दैट वो अपना जो कृषि कार्य है वो अच्छे से कर सके और उत्पादन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो फार्मर्स कोऑपरेटिव बेस्ड डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, ये पहली बार बनने जा रहा है कहाँ पर, जयपुर में। तो यहाँ से भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपका रेडी हो गया कि इस तरीके का जो काम है वो कौन कर रहा है, तो जयपुर करने जा रहा है। क्यों करने जा रहा है, यहाँ पर एक बात की गई है, सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड पीपल, CEEP। तो ये जो है एक तरीके से इनिशिएटिव चला रहा है जो कि क्या बात करता है, पावर कंजप्शन को किस तरीके से रेगुलेट करना है इसको लेकर के बात करता है। और अभी इनकी क्या है, एक तरीके से मीटिंग हुई, बैठक हुई, तो वहाँ पर ये समस्याएं निकल के आई। जैसे एक जन संवाद होता है उसी तरीके से एक तरीके से वहाँ पर संवाद हुई, मीटिंग हुई, लोगों ने अपनी बातें रखी कि भाई हमारी ये समस्याएँ हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए CEEP, सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड पीपल, इसने डिसाइड किया कि किसानों के लिए एटलीस्ट एक तरीके का मॉडल होना चाहिए जहाँ पर पावर सप्लाई उनको अच्छे तरीके से मिले और किस तरीके से कम पावर कंजप्शन करके वो अपना जो भी काम है वो उसको कर सके, इसके ऊपर में ध्यान दिया जाए। तो यहाँ से भी एक आपके लिए फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो तैयार हो गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से। साथ के साथ में अगर बात की जाए एंशियंट हिस्ट्री की, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर बात क्या की जा रही है, ऋग्वेद, साथ के साथ में वैदिक एज और हड़प्पा जो पूरा सभ्यता रही उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, इसको लेकर के बात की जा रही है। मुद्दा कहाँ से निकल के आया, मुद्दा ये निकल के आया कि अभी NCERT ने अपने सिलेबस को चेंज किया। NCERT ने 11th और 12th में चैप्टर को कुछ थोड़ा सा चेंज किया और वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी लिखी जिसके बारे में शोध करने की, रिसर्च करने की ज़रूरत थी। उन्होंने बोला कि कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, अगर हम बात कर ले ऋग्वेद काल की, जो ऋग्वेद जिस समय में बना यानी कि वैदिक एज की, साथ के साथ में अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो हमें दिखाई देता है कि अलग अलग जगह पे कई सारी हमें सिमिलैरिटीज़ मिली हैं, जिससे ये बोला जा सकता है कि ये दोनों सभ्यताएं काफ़ी मिली जुली थी और कहीं ना कहीं एक सभ्यता से इन्फ्लुएंस होकर दूसरी सभ्यता आई थी। तो यहाँ पर बात की जा रही है, बात की गई है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता के एविडेंस बेसिकली जो आपको दिखाई देते हैं वही जो 2250 वाला पूरा समय था, जो उस समय में क्या था। और उसके पहले जो अभी NCERT ने क्लास 12th की हिस्ट्री में जब ये सारी चीज़ें लिखी तो उन्होंने थीम क्या लिखा, इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, और उन्होंने इसमें लिखा कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन DNA एविडेंस फ्रॉम 46,000 ईयर्स ओल्ड रिमेन अ वुमन इंडिकेटिंग दैट हड़प्पन वर इंडिजीनियस पीपल। तो यहाँ पर जो है NCERT ने अपने चैप्टर के अंदर लिखा कि 46,000 ईयर्स पहले एक महिला की स्केलेटन यानी कि एक हड्डियों का ढांचा मिला है, और जब उसको रिसर्च किया गया तो ऐसा लगता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो स्वदेशी सभ्यता थी। लेकिन हमने हिस्ट्री में क्या पढ़ा है कि जो वैदिक जो आए थे, जो आर्य आए थे, वो कहीं और से आकर के इंडिया में बसे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर NCERT ने बोला कि हड़प्पन सभ्यता जो है वो पता चलता है उस वुमन के, उस महिला के स्केलेटन से, उसका हड्डियों के ढांचे से ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता इंडिजीनियस सभ्यता थी यानी कि स्वदेशी सभ्यता थी। मतलब कि हो सकता है कि पहले जो वैदिक आए थे लोग वो यहाँ पर रहे और उसके बाद से उनसे थोड़ा बहुत जो भी इन्फ्लुएंस हो करके ये सारी चीज़ें हुई, और वो और उन सभ्यताओं में साथ के साथ हड़प्पा सभ्यताओं में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली। उन्होंने बोला कि किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि सिमिलैरिटीज़ हैं, तो जो हड़प्पा सभ्यता में बहुत 2-3 इंपॉर्टेंट नाम हैं। जैसे कि सबसे पहला राखी गढ़ी के बारे में बात आती है। तो राखी गढ़ी में जो एविडेंस मिले हैं उसमें क्या बात की गई है, वहाँ पर कई सारे ऐसे रिचुअल्स मिले हैं जहाँ पर दिखाई देता है कि पूजा पाठ करने के लिए क्या किया जा रहा है, आग का यूज़ किया जा रहा है। तो राखी गढ़ी में अभी भी खुदाई चली रही है राखी गढ़ी में। तो वहाँ पर कालीबंगा में भी जो एक तरीके से जहाँ पर पर्ल्स वगैरह, मोतियाँ वगैरह बनते थे, वहाँ पर भी खुदाई चल रही है, बहुत समय समय पर चीज़ें निकल के आती है।
तो यहाँ पर राखी गढ़ी का एविडेंस देखा जाए तो मिलता है कि जो पूजा पाठ करने के लिए, यज्ञ हवन करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जा रही थी, सेम ऐसा चीज़ हमने ऋग्वैदिक काल में भी देखा हुआ है। ऋग्वैदिक जो भी टेक्स्ट है, जो भी धर्म ग्रंथ है हमारे पास, उसमें भी हमने यज्ञ हवन के बारे में बात की है। तो कहीं ना कहीं दोनों सभ्यताएं मैच करती हैं। आगे चले अगर बात की जाए कि सूतका गेंडोर जैसे एक जगह है, साथ के साथ में अगर आप बात कर लीजिए यहाँ पर कई सारे बहुत सारे साथ ही साथ यहाँ पे बात की गई है कि जिस तरीके से हमने देखा है वैदिक एज में जो सरस्वती नदी के बारे में बहुत बार उल्लेख किया गया है, वहाँ पर तो बोला गया है कि गंगा से ज़्यादा सरस्वती नदी के बारे में मेंशन किया गया है वैदिक में, वेदों में। तो वहाँ पर बात की गई है कि अगर हम इसका कंपैरिजन करें हड़प्पा सभ्यता से, तो हड़प्पा सभ्यता भी बहुत ज़्यादा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे ही बसी हुई दिखाई देती है, जिस तरीके के वहाँ पर एविडेंस मिले हैं उसको देखते हुए। तो ये दो सिमिलैरिटीज़ हुई। तीसरी बात की गई है कि अगर सुरकोटरा जो है, सुरकोटरा जो आपका गुजरात वाली एरिया में आता है, वहाँ पर बात की गई है कि हमें क्या साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के साक्ष्य मिले थे हमें, ठीक है। और वैसा ही साक्ष्य हमें वैदिक एज में भी मिलता है कि वो लोग क्या करते थे, घोड़ा वगैरह वो जानते थे उसके बारे में। तो यहाँ पर बात की गई है, कई ऐसे अभी तक ऐसा चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में उतना नहीं जानते थे, लेकिन फिर ये भी चीज़ें निकल के आई हैं कि वहाँ से जो टेराकोटा होता है, जो खिलौने होते हैं मिट्टी के, उसमें घोड़े की आकृति मिली है। तो इस तरीके से जब कंपेयर किया जा रहा है तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ जो है वो ऋग्वेद में, ऋग्वेदा जो एरिया था वहाँ से और हड़प्पा सभ्यता में निकल के आ रही है। तो इसके लिए बोला गया है कि अभी इस पर और रिसर्च करने की ज़रूरत है, सो दैट थोड़ी सी क्लैरिटी आ सके, क्योंकि भाषाओं को हम पढ़ तो पाए नहीं हैं अभी तक, ये जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता थी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें, चाहे वो राखी गढ़ी में मिले जो रिचुअल्स हैं, फायर रिचुअल्स हैं, चाहे हम बात करें सरस्वती नदी के किनारे जो लोग बसे हैं उसके बारे में, चाहे हम बात करें कि ये सुरकोटड़ा जो है गुजरात का कच्छ वाला एरिया, वहाँ से अगर घोड़े के और जानवरों के साक्ष्य मिले हैं, तो इन सभी चीज़ों को अगर कंपेयर किया जाए तो दिखाई देता है कि इन दोनों सभ्यताओं में बहुत ज़्यादा क्या है, सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी अभी और रिसर्च की बात की गई है। साथ के साथ NCERT ने अपनी बुक को ऑलरेडी चेंज कर दिया है, चैप्टर को ऑलरेडी चेंज कर दिया है, तो इस वजह से भी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो हमने एक तो बात की, यहाँ से 2-3 चीज़ें आपकी रिवाइज हुई कि राखी गढ़ी में आपको क्या मिला है। सरस्वती नदी के किनारे 71 बार बोला गया है कि ऋग्वेद में लगभग 71 बार ही सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। साथ के साथ सुरकोटड़ा में आपको घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, ये सारी चीज़ें। अब ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, वैदिक एज जो है ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिहाज से, और अब इस तरीके की न्यूज़ आ रही है, रिसर्च आ रही है, NCERT ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है, तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप जा करके ये चैप्टर आज रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट अगर क्वेश्चन बने यहाँ से तो आपका स्किप ना हो। अब चलते हैं, बहुत ही यूज़फुल, एक तरीके से इम्पॉर्टेंट ये पूरा एडिटोरियल है। बात किसके बारे में कर रहा है, पैलेस्टीन के बारे में बोला जा रहा है। इज़ अ फ्यूचर पैलेस्टीन स्टेट पॉसिबल। तो यहाँ पर बात की जा रही है सबसे पहले कि हमास ने अक्टूबर 7, 2023 में क्या किया, इज़राइल के ऊपर में एक तरीके से बॉम्ब छोड़ा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नष्ट हुई। फिर इज़राइल एक बार अब शुरू हुआ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि क्यों ये मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, रुक क्यों नहीं रहा है। हमने हाल ही में देखा था कि 3 ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसमें स्पेन आता है, आयरलैंड आता है और नॉर्वे आता है। तो इन 3 कंट्रीज़ ने पैलेस्टीन को जो स्टेट है उसका दर्जा देने की बात की है, यानी कि एक अलग संप्रभु सोवरेन कंट्री मानने की बात की है। तो ये पूरा मुद्दा है, इसकी वजह से पैलेस्टीन ऑलरेडी हाईलाइटेड है, और मुद्दा 1 साल अब होने के लिए, 1 साल तो नहीं, मतलब 6-7 महीने से ऊपर ही हो गया है इन दोनों देशों के बीच में, दोनों जो इज़राइल है और पैलेस्टीन है इनके बीच में वॉर का। तो इस वजह से भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। अभी बात की गई है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इन्होंने तो दर्जा देने की बात की ही की है, साथ के साथ में जो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन है इनके बीच में भी बहुत सारे इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि ये भी मान्यता देने की बात कर रहे हैं। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए पैलेस्टीन इज़राइल का मुद्दा बहुत ज़्यादा एक तरीके से बर्निंग टॉपिक है। यहाँ पर बात की जा रही है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की हमेशा बात की जाती है, और ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये भी हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये 2 स्टेट सॉल्यूशन होता क्या है, तो 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब यही होता है सीधे सीधे कि स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब कि किसी राज्य या कोई एरिया है उसको
स्टेट कब माना जाएगा, जब उसको अपने सारे इंटरनल मुद्दों को खुद से ही हैंडल करने की क्या हो, एक तरीके से क्षमता हो, संप्रभुता हो, सॉवरेनिटी हो। ये जो है बेसिक मतलब है स्टेट का। अगर हम पॉलिटी के लिहाज से स्टेट देखेंगे तो राज्य का दर्जा मतलब कि जहाँ पर लैंड बाउंड्रीज हो, जहाँ पर पुलिस जो हो वो स्टेट के अंदर आती हो, साथ के साथ में जो जेल वगैरह वाला सिस्टम हो, संप्रभुता हो, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो स्टेट का दर्जा होता है। लेकिन अगर हम एक हॉलिस्टिक पूरा अप्रोच देखें तो क्या होता है, संप्रभुता जिस कंट्री की होती है उसको एक तरीके से माना जाता है कि ये कंट्री अपने आप में संप्रभु है, सॉवरेन है। यहाँ पर 2 स्टेट की बात की गई है। 2 स्टेट मतलब क्या कि इजराइल और पैलेस्तीन जो भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको एक तरीके से रिजॉल्व कर लिया जाए और दोनों अपनी अपनी संप्रभुताओं को लेकर के अलग अलग रहें, कोई किसी के भी इंटरनल मामलों में क्या ना करे, दखल ना दे। इसको लेकर के साथ के साथ में पैलेस्तीन की अगर बाउंड्री की बात की जाए कि पैलेस्तीन का एक बाउंड्री जो हो वो क्लियर हो जाए। अभी कॉन्फ्लिक्ट किसके ऊपर में हो रहा है, इजराइल मानता है कि पैलेस्तीन का आधे से ज़्यादा एरिया उसका है, बाउंड्री ही क्लियर नहीं हो पा रही है कि पैलेस्तीन की बाउंड्री कहाँ तक है, कौन सा एरिया उसके अंदर आता है। इस वजह से ये जो 2 स्टेट वाला जो मामला है वो फंसा पड़ा है। यहाँ पर बात की जा रही है कि जॉर्डन रिवर जो है उसके ईस्ट साइड में और मेडिटेरेनियन के वेस्ट साइड में जो भी एरिया है उसको क्या है, पैलेस्तीन का एक एरिया मान लिया जाए। जॉर्डन का ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा और मेडिटेरेनियन का वेस्टर्न पार्ट, और क्या कर दिया जाए, इसको एक तरीके से पैलेस्तीन अलग से एक कंट्री बना दिया जाए या एक अलग स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कि ये मुद्दा इतना निकल के आ क्यों रहा है। तो मुद्दा इसलिए निकल के आ रहा है, सबसे पहले तो मैप के थ्रू देखिए कि क्या बात की जा रही है। यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहले ये जो था पैलेस्तीन था, पूरा इतना एरिया पैलेस्तीन का हुआ करता था। ठीक है, ये 1946 का टाइम है जब पूरा ये एरिया पैलेस्तीन का हुआ करता था। उसके बाद में क्या हुआ, 1947 में एक तरीके से वॉर वगैरह इस्टेब्लिश हुई और यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, पार्टीशन करने का सोचा। क्यों पार्टीशन करने का सोचा, क्योंकि इस पैलेस्तीन में 3 ग्रुप काम कर रहे थे। एक तो यहूदी लोग थे वहाँ पर, दूसरे थे जो कि इस्लाम को मानते थे, और तीसरे जो थे वो सीरिया और गोलन हाइट्स वाले एरिया से भी कुछ यहाँ पर लोग थे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिवीज़न था यहाँ पर। तो यूनाइटेड नेशन ने सोचा कि क्या कर दिया जाए, इसको बांट दिया जाए। जब यूनाइटेड नेशन ने इसको बांटा तो किस के ऊपर में बांटा, एक तो ज्यूस हुए, दूसरे पैलेस्तीन जो हुए, पैलेस्टीनियन लैंड हुआ, इस तरीके से बांटा गया। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे आप जो ये वाइट में देख रहे हैं ये ज्यूस वाला, यहूदियों वाला एरिया हुआ, और ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पर पैलेस्टीनियन रहते थे, फिलिस्तीन के निवासी रहते थे। ठीक है, तो ये 1946 के बाद से जब ये बंटवारा हुआ, धीरे धीरे पैलेस्तीन का एरिया क्या होने लगा, कम होने लगा। क्यों, क्योंकि जब ये बंटवारा हुआ था तो सबसे ज़्यादा ज्यूस पॉपुलेशन थी वहाँ पर, लगभग 28% अकेले ज्यूस पॉपुलेशन थी, और 56% ज़मीन इन्हीं लोगों ने ही एक्वायर करके रख लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से पैलेस्तीन का एरिया धीरे धीरे कम होता चला गया। उसके बाद में इजराइल आया फॉर्म में, और इजराइल जब आया 1967 में तो उसने क्या किया, पैलेस्तीन वाला एरिया भी ले लिया। यहाँ पर आपको सीरिया गोलन हाइट दिखेगा, वहाँ से भी कुछ एरिया ले लिया, और इस तरीके से उसने क्या बोला कि ये पूरा एरिया, जेरूसलम का एरिया, ये सारे एरिया इजराइल के हैं, ये इजराइल ने बोल दिया। ठीक है, क्योंकि इजराइल भी यहूदी पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और वो यहूदी को मानते हैं। जेरूसलम यहूदियों का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्थल है, और ये फ़लस्तीन के पास ही आता था। ठीक है, तो इजराइल ने बोला कि ये हमारे धर्म से रिलेटेड है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, इस वजह से ये एरिया हमारा होना चाहिए। 1967 से जो है वो मामला बिगड़ना शुरू हो गया, और देखिए जो फ़लस्तीन का एरिया इतना हुआ करता था, अब वो और सिमट के क्या हो गया, और कम हो गया। 2 चीज़ें बच गई, एक तो ये वेस्ट बैंक और दूसरा ये गाजा पट्टी। और सारा जो अभी मुद्दा कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो इसी वेस्ट बैंक और ये गाजा पट्टी है, इसी के बीच में चल रहा है। अब जब वापस से हम देखते हैं 2000 और उसके बाद में, तो अब ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है ये और भी कई सारे पार्ट्स में बट चुका है, और यहाँ पर भी इजराइल ने अपना कैप्चर करना शुरू कर दिया है। मतलब पैलेस्तीन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इसी गाजा पट्टी और इसी वेस्ट बैंक की वजह से क्या हो रहा है, ये सारा मुद्दा निकल के आ रहा है। साथ के साथ में यहाँ पर गोलन हाइट्स जो सीरिया का है, तो सीरिया भी चाहता है कहीं ना कहीं कि इजराइल ने जो चीज़ें छीन ली हैं उसको वापस ले लिया जाए। इस वजह से जो पूरा देश है, पूरी जो वर्ल्ड है वो 2 पार्ट्स में बट गया है। कई पार्ट्स ऐसे हैं, कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि पैलेस्तीन को मान रही हैं, पैलेस्तीन को सपोर्ट करने की बात करती हैं, और कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इजराइल को सपोर्ट करने की बात करती है। ठीक है, तो ये मैप के थ्रू आपने समझ लिया कि 1946 से लेकर के अभी तक क्या मुद्दा चल रहा है। ठीक,
अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर इतना मुद्दा निकल के क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले बात की गई है कि UNSCOP यानी कि यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्टीन एक बना था और उसने क्या किया था, पैलेस्टीन को बांटने का काम थोड़ा सा शुरू किया। और किन बेसिस पे बांटा, पैलेस्टीन को 3 टेरिटरीज़ में बांट दिया। एक तो हुआ ज्यूइश स्टेट, दूसरा हुआ अरब स्टेट और तीसरा जो हुआ अभी जो बात जिसके ऊपर की जाती है इंटरनेशनल टेरिटरी यानी कि जेरूसलम। तो ये 3 पार्ट्स में जो यूनाइटेड नेशन है इसी ने पैलेस्टीन को बांट दिया था पहले, जहाँ पर एक पार्ट में ज्यूइश आते थे, एक में अरब जो पॉपुलेशन आती थी जो कि मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और तीसरी जो थी वो जेरूसलम थी जो कि यहूदियों का बहुत ही एक तरीके से धार्मिक स्थान है। इस तरीके से पैलेस्टीन बटा। उसके बाद में क्या हुआ कि जो ज्यूइश थे उस समय में ज़्यादा थे, लगभग 28 से लेकर के 32% तक थे, लेकिन अकेले ही उनके पास में 56% का एरिया था। तो इसकी वजह से पैलेस्टीन ने क्या किया था, इस पार्टीशन का एक तरीके से अपोज किया था। तो मुद्दा हुआ, फिर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में एक प्लान आया जिसको क्या बोला जाता है, जियोनिस्ट लीडरशिप बोला जाता है, जो कि इजराइल की तरफ से आया। जियोनिस्ट यानी कि यहूदियों को वो बोला जाता है। इजराइल ने ये प्लान रखा कि क्यों ना जो इतना बड़ा एरिया है 56% का एरिया, वो पूरा का पूरा इजराइल मान लिया जाए इस तरीके से। तो 2 स्टेट वाला कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन आगे चल के इसको पैलेस्तीन ने नकार दिया। उसके बाद 1948 में ये पूरा मामला चलने लगा। फिर अरब इज़राइल वॉर हुई, क्योंकि इज़राइल ने क्या किया था उस समय में, सीरिया का गोलन हाइट भी ले लिया था, पैलेस्तीन का भी कुछ हिस्सा ले लिया था। तो आसपास की जो कंट्रीज़ थी वो भी एक तरीके से ट्रिगर हो गई थी इज़राइल से। उसके बाद में यहाँ पर पैलेस्तीन में PLO बना। PLO एक तरीके का टेररिस्ट ग्रुप इज़राइल ने डिक्लेयर किया हुआ है इसको, जिसका फुल फॉर्म क्या है, पैलेस्टीन एक तरीके से पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके का PLO का फुल फॉर्म है। ये बेसिकली पैलेस्तीन को वापस से छुड़ाने की बात करते हैं। जो एरिया पैलेस्तीन का इजराइल ने ऑक्यूपाइड कर लिया है, अब इसको वो छुड़ाने की बात करते हैं। तो PLO जब बन के आया तो फिर से इन 2 कंट्रीज़ के बीच में ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्मा गया एक तरीके से, और ये कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ने लग गया। आगे चल के बात की जा रही है कि व्हाट आर द हर्डल्स टू अचीव द 2 स्टेट सॉल्यूशन। यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या ऐसे हर्डल्स है, क्या ऐसी एक तरीके से बाधाएं आ रही हैं जिसकी वजह से इन 2 कंट्रीज़ के बीच में रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। तो बोला जा रहा है कि सबसे पहले एक ओस्लो अकॉर्ड आया था, ठीक है। ओस्लो अकॉर्ड 1995 का आया, जिसमें बात की गई थी कि एक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, उसके पहले जो मिनिस्टर थे ओस्लो अकॉर्ड पे उन्होंने साइन कर दिया था, और उन्होंने कुछ जो हिस्सा है जो कि इजिप्ट वाला हिस्सा भी पहले इजराइल ने ले रखा था वो इजराइल को वापस कर दिया था, और कुछ एक समझौता हो गया था पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में ओस्लो अकॉर्ड के थ्रू कि इतना एरिया उनका है, इतना एरिया उनका है। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत एक तरीके से शांति उस समय आई थी। लेकिन आगे चल के जब बेंजामिन नेतन्याहू आए तो उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड जो था उसको एक तरीके से खारिज कर दिया 1995 का, और ये बोला कि ये सही नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने पहले से ही हमको पैलेस्तीन का आधा हिस्सा दे रखा है, तो फिर हम जो है वो ओस्लो अकॉर्ड को क्यों माने। तो उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड को मानने से मना कर दिया। अब 1990s के समय में PLO जो एक तरीके से पैलेस्तीन को बचाने के लिए जो मिलिटेंट ग्रुप था वो भी बना हुआ था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। अब बात की जा रही है व्हाट इज़ द ओरिजिन्स। तो यहाँ पर जो भी हमने बातचीत की अभी की 1936 में जब एक ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो पैलेस्तीन के ऊपर भी ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो वहाँ पर एक पील कमीशन था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पील कमीशन इसीलिए ही बनाया गया था कि जो भी ज़मीन से रिलेटेड या फिर जो भी देशों के बीच में बाउंड्रीज से रिलेटेड जो भी मामला था उसको सेटल डाउन करने के लिए 1936 में पील कमीशन बना था। तो इसी पील कमीशन ने क्या कर दिया था, पैलेस्तीन को एक तरीके से मीडिएशन का काम किया पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में इस तरीके से, और फिर पैलेस्तीन का कुछ हिस्सा जो है वो इजराइल को दे दिया था। तो ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा बांट करके चले गए थे, इंडिया को ही नहीं बांटा है उन्होंने, बहुत सारी कंट्रीज़ को बांटा है उन्होंने, ठीक है। फिर आगे चल के बोला जा रहा है कि हाउ डिड इट इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। तो वह बात की जा रही है कि इतना ज़्यादा इंटरनेशनल वैधता इसको क्यों मिलने की ज़रूरत है पैलेस्तीन को, और क्यों बाकी सारी कंट्रीज़ इसके ऊपर इतना ध्यान दे रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़
चीज़ केवल और केवल फ़िलिस्तीन के साथ ही गलत नहीं हो रहा है, बहुत सारी आसपास की कंट्रीज़ है जिसके साथ इजराइल ने गलत किया है। जैसे कि सीरिया का गोलन हाइट वाला एरिया भी इजराइल ने एक तरीके से वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। इजिप्ट को भले उसने 1970 के बाद से जो सिनाई पेनिनसुला वाला एरिया है वो वापस कर दिया, लेकिन उसके पहले इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला वाला एरिया था वो भी इजराइल लेना चाहता था। पैलेस्तीन के साथ में तो मुद्दा चल ही रहा है। तो इस तरीके से बहुत लंबे समय से जो इजराइल है वो क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशन का जो 1946 का यूनाइटेड नेशन ने जो पार्टीशन किया है वो अभी मानने को मतलब इजराइल जो है वो चाहता है कि 1946 में जो यूनाइटेड नेशन ने बांट दिया है उस हिसाब से काम हो। पैलेस्तीन ऐसा चाहता है कि जो ओस्लो अकॉर्ड है 1995 का उस तरीके से काम हो। इस वजह से क्या हो रहा है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और 2 स्टेट सॉल्यूशन पे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि भाई इजराइल को भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंट्री दब रही है तो तुम उसको इतना ही दबा दोगे। इतने ज़्यादा लगभग 75,000 से मतलब इसके आसपास लोगों की क्या हुई है, जान गई है अब तक इन सारे मुद्दों को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो इनोसेंट पीपल हैं उनकी जान जा रही है। तो इससे क्या ही मतलब होना चाहिए। तो एक मीडिएशन बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। जितने भी टॉपिक्स हमने आज पढ़े, ओस्लो अकॉर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल गई होगी। पील कमीशन वगैरह के बारे में हमने देख ही लिया, तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या पूरा मुद्दा चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मैप के थ्रू हमने सारी चीज़ें समझी। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात की जा रही है श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन थोड़े से अब फिर से और ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पे 4 श्रीलंका के लोगों को क्या किया गया है, पकड़ा गया है। कहाँ से? जो अहमदाबाद हमारा एयरपोर्ट है गुजरात में, वहाँ से। और यहाँ पर उनके ऊपर में IS जो है, इस्लामिक स्टेट जो है टेररिस्ट ग्रुप, उससे संबंध होने की बात की गई है। अभी फ़िलहाल इसकी CID जाँच चलेगी और फिर बताया जाएगा कि क्या पूरा मुद्दा है। अब चलते हैं अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एक तरीके से एडिटोरियल है। बात कर रहा है किसके बारे में, व्हाट ग्रेड ऑफ कोल डज़ इंडिया प्रोड्यूस। तो यहाँ पर जो कोयले की क्वालिटी को लेकर के बात की जा रही है, साथ के साथ में उत्पादन को लेकर के बात की जा रही है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर अभी हम देखें तो हमारा जो कोल का यानी कि कोयले का इम्पोर्ट है वो बढ़ गया है। ठीक है, और बात की जा रही है अडानी ग्रुप के ऊपर। एक तरीके से एलिगेशन लगा है कि अडानी ग्रुप ने क्या किया है, लो ग्रेड कोल इम्पोर्ट किया है। कहाँ से? इंडोनेशिया से। और हाई क्वालिटी का कोल जो है उन्होंने उसको क्या कर दिया है, तमिलनाडु को सोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टर्म निकल के आया, एक तो लो ग्रेड कोल और दूसरा आ गया हाई ग्रेड कोल। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या टर्म है। कई बारी की टर्म से आपको क्वेश्चन बनता है और ये पूरा मुद्दा जो है, ये जो एडिटोरियल है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर बात की जा रही है, एलिगेशंस लगाए गए कि अडानी ग्रुप ने क्या किया, लो ग्रेड कोल खरीदा इंडोनेशिया से और हाई ग्रेड कोल जो है वो तमिलनाडु को बेचा। तमिलनाडु को क्यों बेचा? क्योंकि तमिलनाडु में जो एक तरीके से TNGDCO है, तमिलनाडु जनरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो वो पावर जनरेशन कंपनी है, उसको कोल की ज़रूरत थी, इस वजह से उनको बेचा गया। अब यहाँ पर 2 टर्म जो निकल के आए हैं, व्हाट इज़ लो ग्रेड कोल और हाई ग्रेड कोल। तो यहाँ पर पहले समझने वाली बात है कि लो ग्रेड और हाई ग्रेड जो है वो क्वालिटी और साथ के साथ में कोयले की क्वालिटी, साथ के साथ में वो कितना हीट निकाल रहा है और कितना वो एक तरीके से गैसेस निकाल रहा है, गैसेस रिलीज़ कर रहा है। मतलब कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं। तो लो ग्रेड और हाई ग्रेड कहने का यही मतलब है कि कोयले की क्वालिटी कैसी है और वो एनवायरनमेंट में कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उसके हिसाब से उनको लो ग्रेड और हाई ग्रेड कोल बोला जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है, यहाँ पर एक टर्म की बात की गई है GCV, जिसको बोला जाता है ग्रॉस क्रोनिकल वैल्यू। तो ग्रॉस क्रोनिकल वैल्यू मतलब क्या होता है, जिस कोयले की ग्रॉस क्रोनिकल वैल्यू जो है वो अच्छी होती है, हाई क्वालिटी होती है, मतलब एवरेज होती है, एवरेज से ऊपर होती है, वो कोयला अच्छा माना जाता है एनवायरनमेंट की दृष्टि से। और जो हाई और लो में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है। यहाँ पर बात की गई है कि हाई एंड लो क्वालिटी आर रिलेटिव टर्म्स दैट ओनली मीनिंगफुल टू कॉन्टेक्स्ट वेयर द कोल इज़ यूज्ड एंड हाउ दे प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हाई और लो क्वालिटी का मतलब यही है कि एक तो पहली बात तो कि क्वालिटी के लेवल पे, और दूसरी बात है कि उसको कहाँ पे यूज़ किया जाने वाला है और किस तरीके से पूरा वो प्रोसेस्ड होगा। मतलब कि जब उससे गलत चीज़ें या फिर गलत गैसेज निकलेंगी तो उसको किस तरीके से स्टोर किया जाएगा, इसके आधार पर बोला जाता है कि
कौन सा कोल जो है वो हाई ग्रेड का है और कौन सा लो ग्रेड का है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी पूरा मुद्दा निकल के आया और बात की गई कि हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ का कोयला बहुत ज़्यादा उच्च क्वालिटी का नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इम्पोर्ट में भी हमने कल बात की थी कि मंगोलिया से हम कोकिंग कोल मंगा रहे हैं। कोकिंग कोल क्यों मंगा रहे हैं, दो तरीके के कोल होते हैं, एक तो कोकिंग कोल होता है, दूसरा नॉन कोकिंग कोल होता है। कोकिंग कोल का मतलब क्या होता है, ये एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है जो कि स्टील जितना भी होता है ना, कब जो स्टील प्लांट्स होते हैं वहाँ पर स्टील बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कोकिंग कोल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मिनिमल ऐश होता है। मिनिमम ऐश कहने का मतलब क्या है, जो राख निकलती है वो कोकिंग कोल से बहुत कम निकलती है, मतलब कि प्रदूषण बहुत कम होता है। इस वजह से कोकिंग कोल स्टील बनाने के लिए प्रेफर किया जाता है और हम इसमें इंपोर्ट भी बहुत करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कोयला है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उससे राख बहुत ज़्यादा निकलती है। मैंने बात की हुई है कि हमारे यहाँ पे पीट जो है, पीट, बिटुमिनस, ये सारे कोयले जो बहुत मिलते हैं ज़्यादा, और उच्च क्वालिटी का जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, और सबसे कम क्वालिटी जो इसकी ख़राब है वो पीट की है, और उसमें ही सबसे ज़्यादा राख वगैरह निकलती है। तो हमें कोकिंग कोल की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उसमें ऐश जो है, राख जो है वो कम निकलता है, पर्यावरण को प्रदूषण कम होता है, और स्टील की मेकिंग के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन नॉन कोकिंग कोल में क्या होता है, नॉन कोकिंग कोल में हीट भी बहुत ज़्यादा निकलती है और उससे ऐश वगैरह भी बहुत ज़्यादा निकलती है। तो हीट की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, जो बॉयलर्स होते हैं प्लांट के अंदर में, जो टरबाइंस होती हैं, बॉयलर्स होते हैं, उसको घुमाने के लिए, जलाने के लिए नॉन कोकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरत हमें दोनों की ही पड़ती है, लेकिन अच्छा कौन सा होता है, कोकिंग कोल सबसे अच्छा होता है। बट मुद्दा कहाँ पर है, मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का कोयला अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हमें इम्पोर्ट पर डिपेंड होना पड़ रहा है। दूसरी बात बोली गई है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल। तो इंडियन कोल में मैंने जैसे कि बता दिया, इंडियन कोल में जो है GCV, जो मैंने अभी बात की थी यहाँ पर, ग्रॉस क्रोनिक जो वैल्यू है कोयले की, ये बहुत ही ख़राब क्वालिटी की होती है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा राख होती है, यहाँ के कोयले में लगभग 40% राख निकलती है वहाँ पर, और बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसेस निकलती हैं। तो अगर इंडिया के कोल को यूज़ किया जाए तो हमारा जो है इन्वायरमेंट के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, और 2070 तक हमने ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट भी रख रखा है। तो वो फिर कैसे रीच होगा अगर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर में ध्यान नहीं देंगे तो इसको लेकर के बात की गई है। साथ के साथ बात की गई है कि 1954 के बाद से अगर आप देखें तो एक तरीके से कोल के प्राइजेस वगैरह में एक कंट्रोल जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देखा गया है। साथ के साथ में माइनिंग परमिशन की अगर बात करिए तो हमारे यहाँ पे अगर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो माइनिंग की एक तरीके से आज़ादी ना भी दें, राइट ना भी दें, तो भी इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और कहीं ना कहीं घूम फिर के ये जो ख़राब जो कोयला है वो आ ही जाता है हमारे यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा से देखने की, ठीक करने की ज़रूरत है, इसके बारे में बात की गई है। साथ के साथ में एक इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल होता है, जिसमें क्या किया जाता है, जो भी कोयला होता है उसको प्रोसेसिंग और फिर उसको हानिकारक जो भी गैसेज निकली उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, इसके ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो बात की गई है कि हमारे यहाँ पे जब कोयले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो अभी जो है हम उसको नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते, और हमारे पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। पावर जनरेशन की अगर बात करें हम, चाहे और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो हम कोयला को भी रिप्लेस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको जो भी कार्बन एमिशन हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, उसको मिटिगेट कर सकते हैं इन सारे प्रोसेस के थ्रू, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोकिंग कोल का यूज़ करें। हम क्या करें, IGCC यानी कि इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल का यूज़ करें। जो कोयले की GCV घट रही है, यानी कि ग्रॉस जो है क्रोनिक जो वैल्यू है वो घट रही है, उसको थोड़ा सा हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इस तरीके से काम करके हम क्या कर सकते हैं, अपना जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको भी रोक सकते हैं और अपनी ग्रोथ में कोई भी रुकावट आने से बचा सकते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, रामपोसा फेसेस अ लिटमस टेस्ट एज ANC लूजेस मेजॉरिटी इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की अभी जो गवर्नमेंट है वहाँ पर थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है। रामपोसा जी हैं, पहले ही प्रेसिडेंट रह चुके हैं साउथ अफ्रीका के, लेकिन फ़िलहाल इनका फ्लोर टेस्ट किया गया, मेजॉरिटी इन्होंने खो दी है। अब फिर से वहाँ पर इलेक्शन होकर के आएगा और फिर शायद ये हो सकता है कि बने, क्योंकि अभी भी सबसे बड़ी पार्टी इन्हीं की ही है, लेकिन इन्होंने मेजॉरिटी बहुमत खो दिया है पार्लियामेंट के अंदर। इस वजह से अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है।
ये जो न्यूज़ है, ये जो है एडिटोरियल एक तरीके से अभी हीट वेव इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और उसकी वजह से जो क्लाइमेट के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ रहा है, साथ के साथ में सबसे ज़्यादा बर्डन सिटीज़ में, शहरों में देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर ये बात करता है। जीएस पेपर 3 में आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक है वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। बात क्या की जा रही है कि सिटीज़ वार्मिंग ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर बात की गई है कि एक तो अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण का जो एक दौर है वो बहुत बढ़ रहा है, उसकी वजह से, साथ के साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से सिटीज़ के ऊपर जो है एक तरीके से गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा सिटीज़ में देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कि अगर हम बात करें ऑल्टरेटेड थर्मोडाइनेमिक की बात करें अगर, तो देखा गया है कि जो मेकिंग सिटीज़ वार्मर देन देयर रूरल एंड सब बर्डन जो काउंटर पार्ट्स हैं, यहाँ पर बात की गई है सब अर्बन काउंटर पार्ट्स की, कि जो यहाँ पर सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा क्या काम कर रहे हैं, एक तरीके से डेवलपमेंट की तरफ बहुत काम कर रहे हैं, हीट वगैरह को बहुत ज़्यादा वो एक तरीके से नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, वहाँ पर उनके जो भी सब अर्बन काउंटर पार्ट्स हैं या फिर जो रूरल एरियाज़ हैं उनके आसपास के, उनकी तुलना में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये तो मालूम ही है, आजकल जो है मिट्टी बहुत कम है, कंक्रीट है, बारिश होती है, पानी जो है वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसकी वजह से पेड़ पौधे इतने ज़्यादा कट रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, इसकी वजह से आपको जो है जो गैसेस हैं जो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं पेड़ पौधे जो भी आपके आसपास के, वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, इसकी वजह से भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्लाइमेट के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ के साथ में यहाँ पर बात की गई है कि कुछ आंकड़े निकल के आए हैं, 141 सिटीज़ का जब डाटा कलेक्ट किया गया है तो यहाँ पर बात की गई है कि हर डेकेड के अंदर लगभग 0.53 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो ऑन एन एवरेज बढ़ रहा है। ये डेकेड यानी कि 10 साल के अंदर अंदर बढ़ रहा है, लेकिन देखने में तो ये बहुत कम लग रहा है कि 0.53 डिग्री सेंटीग्रेड ही है ये, बट अगर आप इसका इम्पैक्ट देखें तो हमने क्या कर रखा है, COP28 हो गया या फिर आपका जो COP15 था जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था, उसमें हमने क्या बात की थी कि पूरा जो टेम्परेचर है ग्लोबल टेम्परेचर वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या है कंट्रोल हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ इसको नहीं रोका गया तो क्या होगा कि एक तरीके से त्रासदी आ जाएगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। हो सकता है कि आगे चल के ये संसार ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत राइज़ होगा तो जितने ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे, मतलब समुद्र का जो सरफेस लेवल है, सी लेवल है, वो बढ़ेगा, बाढ़ की समस्याएं बहुत ज़्यादा आएंगी, बहुत सारे ट्रॉपिकल डिजीज़ होने लगेंगे, जिस तरीके से कोविड वगैरह हमने देखा। तो ये जो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर डाटा क्या बता रहा है कि हर 10 साल में 0.53 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब इसको आने वाले 2-3 डेकेड्स में अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो हम ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कभी भी रीच नहीं कर पाएंगे और फिर वो कंडीशन जो होगी वो बहुत ही ख़राब होगी। तो इस तरीके से बात की गई है। साथ के साथ में यहाँ पर बोला गया है कि जो टायर 2 सिटीज़ हैं वो, स्पेशली जो ईस्टर्न पार्ट है हमारे देश का, वहाँ पर जो टायर 2 सिटीज़ होती हैं वहाँ पर अगर आप देख लीजिए डेवलपमेंट इस लेवल पे हो रहा है, क्योंकि ये ऐसी सिटीज़ हैं जो अब क्या है बहुत तेज़ी से अपने आप को ग्रो करना चाहती हैं। तो यहाँ पर ये जो सिटीज़ हैं वो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जो ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी सारी डेवलप्ड हैं, उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कर रही हैं, कार्बन एमिशन कर रही हैं, और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनकी तुलना में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स के थ्रू बात की गई है। साथ के साथ में यहाँ पर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, यूनाइटेड नेशन में भी हमने इसके बारे में बात की थी और इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट चलता है कि कोई कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए एक तरीके से अपने अपने लेवल पे प्रयास किया जाए। ठीक है, एक अकाउंटेबिलिटी हो वर्किंग में, आपके जो भी काम आप कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, एक आपके पास अकाउंटेबिलिटी हो कि आपको पर्यावरण को भी क्या है एक बचा करके चलना है। साथ के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। जो SDG गोल है हमारे 17, वहाँ पर जो है कौन से नंबर पे आता है, तो SDG 13 जो है वहाँ पर बात की जाती है क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से कंट्रोल करना है। साथ के साथ में आप SDG 9 देखेंगे, वहाँ पर आपको दिखाई देगा SDG 8
8 हो या फिर SDG 9 हुआ, यहाँ पर सिटीज़ को किस तरीके से डेवलप करना है, लॉजिस्टिक्स को भी मजबूत करना है, लेकिन उन सभी को ध्यान में रख करके सेंटर में क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रख करके काम करना है। तो अलग अलग जो है SDGs के बारे में SDGs के थ्रू भी बताया गया है कि भाई कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के जो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं AC कूलर के लिए, बहुत ज़्यादा हम डेवलपमेंट के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पर जो हम ये एनवायरनमेंट को नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, वो आगे आने वाले समय में क्या है और भी हमारे लिए जान का थ्रेट क्रिएट कर सकता है। बात की गई है कि एक डाटा आया है जिसमें बोला गया है कि 2050 तक जो अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया की वो डबल हो जाने वाली है। अभी अगर 36% या फिर 36 to 40% है तो वो लगभग डबल हो जाएगा 2050 तक। तो सोच लीजिए कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये आने वाले समय में और डबल होने वाला है। जो शहरों में रहने वाले लोगों की आबादी और डबल होने वाली है, मतलब उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल उसी तरीके से चेंज होने वाला है। तो इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इन चीज़ों को अभी ही ध्यान नहीं दिया गया तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम तो किए हुए हैं, बहुत सारे हमने पॉलिसीज़ लगा रखी हैं, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर नासा के सैटेलाइट से कई बारी जब एक तरीके से डाटा निकाला जाता है, चाहे वो ज़मीन से रिलेटेड हो, कितने फॉरेस्ट कट रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ पर रिसोर्सेज, समुद्र का लेवल गिर रहा है, पानी नदियाँ कहाँ सूख रही हैं, तो ये सारी कंडीशंस निकल के आती है कि 2003 से 2020 तक जो है ये चेंजेस हैं वो एक वार्मिंग कंडीशन पे, एक अलार्मिंग कंडीशन पे पहुंच गए हैं, जहां पर हमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का पूरा एडिटोरियल विथ न्यूज़, जो कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जो भी टॉपिक्स थे काफ़ी अच्छे से डिटेल में हमने सारे टॉपिक्स को देखा है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।